everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know कि हमारी वन शॉट सीरीज चल रही है और आज हमारा डे 2 है जिसमें हम लोग ज्योमेट्री का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है सिमिलैरिटी उसका वन शॉट वीडियोस देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट्स प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे ये चैप्टर का वेटेज क्या है। इस चैप्टर का जो वेटेज है वो है 10 मार्क्स। यस, ये जो चैप्टर है वो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा 10 मार्क्स के लिए विद ऑप्शन के साथ और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन यानी कि हॉट्स क्वेश्चन इस चैप्टर से पक्का होता है। तो सबसे पहले तो अगर आपने हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं ज्योमेट्री के तो जल्दी से डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूं। एंड नाउ लेट अस स्टार्ट। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि इस चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं 4 प्रैक्टिस सेट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद प्रैक्टिस सेट 1.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो यानी कि देखो ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो फिर तो मतलब कि क्या ही बोले, फिर तो हमारे लिए पूरी प्रैक्टिस सेट इजी हो ही जाती है। तो हम क्या करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 में हम दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहला जो मेन कॉन्सेप्ट हमको मिलता है वो क्या मिलता है कि जो दो ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होगा ना, और हम लोग एरियाज को किससे डिनोट करेंगे, ऑब्वियसली A1 एंड A2। ठीक है, A1 एंड A2 क्या होंगे, एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स। और यहाँ पे B1 एंड B2 क्या होगा, B1 एंड B2 होगा बेसेस ऑफ टू ट्राइंगल्स, यानी कि ये बेस होता है ना तो ये बेसिस होगा। और हाइट क्या होगा हमारा, हाइट क्या होता है, ये परपेंडिकुलर लाइन जो होती है इसको हम लोग हाइट बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं H1 एंड H2 आर द हाइट्स ऑफ द टू ट्राइंगल। तो यानी कि यहाँ पे क्या समझ में आया कि दो ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, हमको क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन लेना है, किसका, बेसिस और हाइट का, बेसिस और हाइट का। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, दिस इज आवर मेन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.1। अब इसमें क्या होगी ना, 3 कंडीशंस आएंगे। 3 कंडीशंस क्या होंगे, कंडीशन नंबर 1 क्या है कि अगर मान लो कि वो जो दो ट्राइंगल है उनका हाइट क्या है, इक्वल है। अगर हाइट इक्वल हो जाएगा तो इमेजिन करो H1 और H2 इक्वल है, हाइट इक्वल है, तो हाइट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, फिर बचेगा क्या, सिर्फ बेसिस का रेशियो बच जाएगा। तो कंडीशन नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर दो ट्राइंगल है और उनका हाइट्स अगर क्या है, इक्वल है, इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशियो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ठीक है, और अब कंडीशन 2 क्या है कि अगर मान लो कि इस बार बेसिस इक्वल है, हाइट इक्वल नहीं है, बेसिस इक्वल है। तो यहाँ पे ध्यान देना, मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। अगर बेसिस इक्वल है इसका मतलब क्या, B1 और B2 क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इक्वल होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो उस केस में एरियाज का जो रेशियो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, यानी कि फिर किसका रेशियो लेने का, सिर्फ हाइट्स का रेशियो लेने का। ओके, क्लियर हो गया। तो ये हमारा कंडीशन नंबर 2 है। जब बेसिस इक्वल होंगे तो इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। और एक कंडीशन नंबर 3 भी है जो हमारे बुक में नहीं लिखी है बट वो दिमाग है, मतलब हमारे पास दिमाग है, हम समझ जाएंगे कि अगर मान लो कि ऐसे दो ट्राइंगल है जिनका बेसिस एंड हाइट दोनों ही सेम है, बेसिस एंड हाइट दोनों ही क्या है, इक्वल है, तो उस केस में क्या होता है, वो दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू 1:1 या हम इसको 1 भी बोल सकते हैं। अभी इमेजिन करो ना, मतलब देखो बेसिस भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, तो बेसिस से कैंसिल हो गया, हाइट से कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, बचेगा कुछ नहीं, मतलब 1:1, यानी कि उस केस में वो दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशियो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज इक्वल हो जाएंगे, यानी कि A1 इक्वल टू A2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो जब A1/A2 जो होगा इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि बेसिस और हाइट दोनों इक्वल है। अब ये A2 जो डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू A2 इंटू 1 करोगे तो क्या मिलेगा, A2 मिलेगा। यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 का कॉन्सेप्ट। चलो देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 भी थोड़ा बहुत देखेंगे और बोर्ड एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस लिए हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आया था सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में और नवंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अभी आप बोलोगे सितंबर नवंबर में बोर्ड एग्जाम होते हैं, हाँ होते हैं ना, रिपीटर्स के लिए होते हैं। पता होगा आपको कि अगर मान लो कि कोई मार्च एग्जाम में मार्च के महीने में बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाया या फेल हो गया तो वो रिपीट कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम रिपीट दे सकते हैं। तो वो वाला भी हमारा बोर्ड का पेपर है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन
चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड किए हैं, तो ये लास्ट 5 इयर्स के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज है जो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। चैप्टर वाइज का फायदा क्या हो जाएगा कि जैसे आपका आज का ये वन शॉट वीडियो देख के हो जाएगा, तो आप इसके पूरे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया मतलब कि समझ जाना कि आपका 99% प्रिपरेशन हो गया। चैप्टर वाइज अरेंज करके इसलिए दिया है मैंने आपको, ठीक है? ऐसा कोई नहीं करेगा, चैप्टर वाइज कौन करके देगा? तो मैंने करके दिया है, फायदा उठाओ। चलो अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना। हमको क्या दिया है कि ये जो सेगमेंट ए बी है दैट इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी, और यहाँ पे क्या दिया है नेक्स्ट सेगमेंट डी सी, यानी कि ये सेगमेंट डी सी जो है वो भी क्या है परपेंडिकुलर है किसको? बी सी को, ठीक है? और हमको क्या दिया है ए बी दिया है 3, मतलब ए बी मतलब ये जो हाइट है वो हमको 3 दिया है, और डी सी हमको कितना दिया है? डी सी हमको दिया है 4 दिया है। अब हमको क्या करना है, ये दोनों जो ट्राइंगल है इनके एरियाज का रेशियो निकालना है। तो जब भी दो ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो निकालना है तो दिमाग लगा के सोचो, क्या ये दोनों ट्राइंगल का हाइट या बेस कोई दोनों में से एक सेम है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो दोनों ट्राइंगल है इनका जो बेस है, ये बेस BC इज द बेस ऑफ बोथ द ट्राइंगल, राइट? तो इन दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है? बेस क्या है? सेम है। तो जब दो ट्राइंगल का बेस सेम होता है तो उस केस में वो दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज वी कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम है ABC, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? DCB, जो यहाँ पे लिखा है वही लिखेंगे। चलो DBC इज इक्वल टू व्हाट? क्योंकि इनका बेसिस सेम है तो इनके एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अब पहले ट्राइंगल का हाइट क्या है? दैट इज AB, और दूसरे ट्राइंगल का हाइट क्या है? ये DC, तो यहाँ पे लिख लेंगे DC, ठीक है? ये तो हो गया। और रीजन में क्या लिखोगे? बेसिस आर इक्वल सो एरिया विल बी प्रोपोर्शनेटेड टू हाइट। ये रीजन बहुत जरूरी होता है, इसके मार्क्स होते हैं हाफ मार्क्स। क्या लिखोगे? बेसिस आर इक्वल सो एरियाज आर प्रोपोर्शनेटेड टू हाइट। ओके, अब देखो यहाँ पे वैल्यूज भी हमारे पास, AB की वैल्यू कितनी है? 3, DC की वैल्यू कितनी है? 4, इसलिए एरियाज का रेशियो हो जाएगा 3/4। दिस इज द आंसर, दैट्स इट। ओके, क्लियर है? अब चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत ही यूनिवर्सल, मतलब ये तो हमारा यूनिवर्सल क्वेश्चन होगा क्योंकि ये ज्योमेट्री का सबसे पहला क्वेश्चन है। तो क्या दिया देखो, यहाँ पे बोला है कि द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5 एंड बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स। यानी कि सामने से पता चल रहा है कि हमको क्या करना है, दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है, और इनके बीच में कुछ भी सेम नहीं है, ना बेसिस ना हाइट। क्यों? क्योंकि दोनों की अलग अलग वैल्यू दी है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सपोज करो कि एक ट्राइंगल है, ये हमारा ट्राइंगल है और ये हमारा दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसका बेस हमको दिया है 9 और हाइट दिया है 5। तो यानी कि यहाँ पे पहले आपको लेट लेना पड़ेगा। लेट A1, B1 एंड H1 बी द एरिया, बेस एंड हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली, एंड A2, B2, H2 बी द एरिया, बेस एंड हाइट ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली, ठीक है? अभी जरा आप लोग मुझे बताओ कि इसमें क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास। जैसे B1 इज द बेस ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल जो है 9, H1 इज द हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल जो है 5, एंड यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट B2 इज द बेस ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल जो है हमारे पास 10, और H2 जो है हाइट ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल जो है 6। अभी हमको क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालना है। तो दैट इज, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब भी दो ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशियो निकालोगे दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। क्योंकि यहाँ पे दोनों में से कुछ भी सेम नहीं है, ना बेस ना हाइट, तो सब लिखना पड़ेगा। तो देयरफॉर अभी जब आप वैल्यूज पुट करोगे A1/A2 इज इक्वल टू B1, व्हाट इज द बेस ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल? वेरी गुड, 9, हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल 5, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 into 6, ठीक है? अभी आप यहाँ पर ही कट कर सकते हो अगर आपको कट करना है तो। 5 1 हो गया, 5 2 हो गया, 3 3 9 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 into 1 हो जाएगा 3, अपॉन 2 2 हो जाएगा 4, यानी कि दो ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशियो आया वो आया 3/4। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रीजन आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? रीजन लिखोगे द रेशियो of areas of two triangle is equal to ratio of product of their bases and corresponding heights, ठीक है? रीजन के हाफ मार्क्स होते हैं। ज्योमेट्री में रीजन बहुत कंपलसरी माना जाता है, उसके हाफ मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। चलो लेट अस स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 1.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट से। अब यहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेट 1.1 तो बहुत ईजी है, बस दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालना है। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है हमारे आगे के प्रैक्टिस सेट, और इसमें प्रैक्टिस सेट 1.2 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, टोटल 5 कॉन्सेप्ट है। नंबर 1 हमारा आता है बीपीटी, फिर आता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी,
फिर आता है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, फिर कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, एंड लास्ट है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो एक एक कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से देखेंगे, बट वो भी क्वेश्चन के साथ देखेंगे। सबसे पहले जो दो क्वेश्चन होंगे वो होंगे बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के ऊपर। मैं आपको आज बताती हूँ कि कब बीपीटी यूज करने का, कब कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करने का। ओके, जैसे कि अभी देखो एक एग्जाम्पल देखना, जैसे कि मान लो कि ये है ट्राइंगल एबीसी, दिस इज अवर ट्राइंगल एबीसी। ध्यान से देखना, अभी इस ट्राइंगल में क्या है, यहाँ पे ना हमको क्या दिया है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन डीई है वो क्या है, ट्राइंगल की एक साइड को पैरेलल है, ये गिवन है। देखो साइड डीई, ये देखो साइड डीई इज पैरेलल टू व्हाट, एबी, इट इज गिवन। तो ध्यान रखना, जब भी पैरेलल गिवन होता है इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे, बीपीटी यूज करेंगे। ठीक है, पैरेलल गिवन है ना, क्वेश्चन में गिवन है, तो फिर यानी कि यहाँ पे बीपीटी यूज होगा। तो क्या दिया, एक ट्राइंगल है एबीसी, यहाँ पे डीई जो है वो पैरेलल है एबी को, और हमको कुछ वैल्यूज दिए हैं, एडी 5 दिया है, डीसी 3 दिया है, बीई हमको दिया है x, ईसी हमको दिया है 6.4 माइनस x। तो हमको अभी क्या फाइंड करना है, बीई फाइंड करना है। बीई मतलब x क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो हम बीपीटी यूज करेंगे। अब बीपीटी क्या बोलता है, बीपीटी बोलता है कि अगर एक ट्राइंगल है और ये जो लाइन है वो हमारे ट्राइंगल की एक साइड को पैरेलल है, इट इज गिवन, सो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। व्हाट इज बीपीटी, बीपीटी क्या बोलेगा कि ये जो लाइन है ना वो ट्राइंगल की बाकी की जो ये दो साइड है ना उसको क्या करेगा, ये सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, AD अपॉन DC का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू BE अपॉन EC का रेशियो। मतलब आपको क्या करना है, रेशियो लेना है। किसका रेशियो लेंगे, AD अपॉन DC। तो यहाँ पे अभी हम लिखते हैं AD अपॉन DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। ये रेशियो बरोबर लिखना, ठीक है। तो अब हमने रेशियो लिख दिया बीपीटी से, ये किससे मिला, बीपीटी से मिला। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रेशियो तो लिख दिया, अभी वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करके हम ये x की वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान से देखना, AD कितना है 5 है, आप देख लो, और DC कितना है 3 है, BE हमारा x है तो x लिख दो, और EC हमारा क्या है 6.4 माइनस x। ठीक है, अभी हम शिफ्टिंग करेंगे, तो शिफ्टिंग करते हैं तो यहाँ पे ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5 के साथ, तो ऐसे लिखेंगे दैट इज 5 इंटू ब्रैकेट के अंदर लिखना 6.4 माइनस x, और इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा तो 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x। अभी अंदर शिफ्ट करेंगे तो 5 इंटू 6.4 करेंगे तो 6.4 इंटू 5 हो जा क्या होता है 20, एंड 5 6 जा 30 प्लस 2 32। अब पॉइंट आएगा, एक डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 32.0 मतलब 32 ही लिख देंगे, माइनस क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 3x। अब हम क्या करेंगे, ये x वाले टर्म को एक तरफ कर देंगे और ये नंबर को इधर ही रहने दो। ठीक है, तो ये 32 इधर ही रहने दो, ये माइनस 5x इधर आ गया तो ये बन जाएगा प्लस 5x। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 3x प्लस 5x होगा 8x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये डिवाइड में 8 को भेज दो, तो 32 अपॉन 8 इज इक्वल टू x। सो देयरफॉर वी कैन से x इज इक्वल टू क्या आया 8 1 जा 8 4 जा, मतलब x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, मतलब मेरा मेन मुद्दा यहाँ पे समझाने का ये था कि बीपीटी हम कब यूज करते हैं, जब क्या होता है लाइन पैरेलल होता है। जैसे ये जो लाइन है वो ट्राइंगल की एक साइड को पैरेलल है, राइट। तो हम बीपीटी के मदद से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि AD अपॉन DC का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू BE अपॉन EC का रेशियो, और वैल्यूज पुट की और जो फाइंड करने बोला था वो हमने कर लिया, वेरी इजी। अब आते हैं और समझते हैं कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी कब यूज करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या दिया, ट्राइंगल PQR है, ये ट्राइंगल PQR है, इसमें देखो PM की वैल्यू हमको दी है, PM की वैल्यू कितनी दी है, PM इधर है, तो P से लगा के M तक हमको दिया है 15, PQ हमको दिया है 25, P से लगा के पूरा जो लेंथ है ना वो पूरा 25 दिया है। उसके बाद हमको PR दिया है, PR कितना दिया है, PR दिया है हमको 20, और NR किया दिया है, NR जो है वो है 8। ठीक है, स्टेट वेदर, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनो, स्टेट मतलब बताओ, स्टेट वेदर लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ, गिव रीजन। मतलब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं बाबा कि ये जो NM लाइन है क्या वो RQ को पैरेलल है कि नहीं है, बताओ। अगर है तो भी रीजन दो, नहीं है तो भी रीजन दो। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि क्या ये लाइन NM
और आर क्यू पैरेलल है कि नहीं बताओ। तो जब हमसे पैरेलल पूछा जाता है तब कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज होगा। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करेंगे अब हम इस क्वेश्चन में, समझ रहा है। अब कैसे कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करेंगे, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है कि अगर ये जो लाइन है, अगर ये जो लाइन है अगर ये जो लाइन है वो ट्राइंगल का अगर ये वाला साइड और अगर ये वाला साइड, अगर दोनों साइड को सेम प्रोपोर्शन में अगर डिवाइड कर देता है, इसका मतलब तब जाके ये लाइन जो है वो इसको क्या होगा, पैरेलल होगा। इसका मतलब अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो पीएन अपॉन एनआर का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू पीएम अपॉन एमक्यू का रेशियो आता है कि नहीं। अगर रेशियो इक्वल आया, रेशियो मैच हुआ, तो ये लाइन एनएम आर क्यू को पैरेलल होगा। चेक करना पड़ेगा वो रेशियो इक्वल आ रहा है कि नहीं। जैसे किसका रेशियो लेंगे, देखो हमको एनएम और एनआर का रेशियो लेना पड़ेगा, बट एनएम सॉरी पीएन और एनआर का रेशियो लेना पड़ेगा। पीएन और एनआर का रेशियो फाइंड करेंगे पहले, और किसका फाइंड करेंगे, पीएम और एमक्यू का रेशियो फाइंड करेंगे और देखेंगे कि ये जो रेशियोज है वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अगर वो इक्वल आए तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी यस, ये जो लाइन एनएम है वो आरक्यू को पैरेलल होगा। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं आए, मतलब ये दोनों लाइन भी पैरेलल नहीं होंगे, तो रेशियो निकालने के लिए हमारे पास वैल्यूज नहीं है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो क्या आपके पास पीएन का वैल्यू है, नहीं है। क्या आपके पास एमक्यू का वैल्यू है, नहीं है। तो पहले वो निकालते हैं ना, क्या दिक्कत है, बहुत ही इजी है। अगर आप मैं बोलूं पीएन का वैल्यू बताओ, तो पीएन का वैल्यू तो बड़ा इजी है। पीएन अगर निकालना है तो पूरा जो पीआर है, पूरा जो ये पीआर है उसके में से आप एनआर निकाल दो, तो पीआर माइनस एनआर कर दो। देखो क्या मिलता है, 20 में से 8 गया तो बचेगा कितना, 12, यानी कि पीएन आ गया 12। अब इधर देखो ये एमक्यू अगर फाइंड करना है, अगर ये एमक्यू फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करो, पूरा जो पीक्यू है वो पीक्यू में से क्या करो, पीक्यू में से क्या करोगे, ये जो पीएम है उसको निकाल दोगे, है ना। तो यानी कि एमक्यू निकालने के लिए क्या किया हमने, पूरा जो ये पीक्यू है उसमें से पीएम को निकाल देंगे, तो पीक्यू माइनस पीएम। चलो जल्दी से लिखो, अभी पीक्यू कितना है पूरा, देखो 25 में से 15 निकालो, क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो मिल गया, मतलब कि हम बोल सकते हैं, अभी ये रफ कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये मिल गया है, ये है 12 और ये मिल गया है 10। अभी हमको इसका रेशियो निकालना, ये बड़े वाले लेंथ का अभी कोई काम नहीं है, इसको रफ कर देती हूं मैं, ठीक है। वो सिर्फ उसका काम यही था कि उसको हम ये छोटे वाले लेंथ हमको मिल पाए। अभी किसका रेशियो निकालना है, देखो नाउ लेट अस चेक। आप है ना पहले ही मत बोल दो, कोई बच्चे क्या करते पहले ही लिख देते कि पीएन अपॉन एनआर का जो रेशियो है दैट इज ऑलरेडी इक्वल टू पीएम अपॉन एमक्यू। अरे ये पहले कैसे बोल रहे हो कि आप ये इक्वल है, हमको चेक करना है कि ये रेशियो इक्वल है कि नहीं। आया तो फिर ये पैरेलल होगा ना। तुम लोग पहले ही इक्वल नहीं लिख सकते, पहले इक्वल कब लिख सकते हैं, वो हम बीपीटी में लिख सकते हैं। ऐसे ही मत लिख दो कि हाँ पहले से ही इक्वल है। अरे कैसे इक्वल है यार, रुक जाओ। तो पीएन अपॉन एनआर का रेशियो निकालते हैं पहले। तो पीएन अभी ताजा हमको 12 मिला है, यहाँ पे देख लो, और ये 8 है। कौन से टेबल में जाएगा ये दोनों, 3 नहीं सॉरी 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 3/2 आया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अभी जरा इसका रेशियो निकालते हैं पीएम और एमक्यू का, ठीक है। तो पीएम अपॉन एमक्यू का रेशियो निकालते हैं। तो एमक्यू है 15 और सॉरी पीएम है 15 और एमक्यू अभी ताजा 10 मिला है। दोनों जाएंगे 5 के टेबल में, 5 3 जा 5 2 जा, तो क्या रेशियो आया, 3/2। ओ माय गॉड, दिस इज अमेजिंग, दिस इज मिराकल हो गया यार हमारे साथ। क्या है, देखो ये दोनों रेशियो इक्वल है, दोनों रेशियो इक्वल आएगी नहीं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 हम बोल सकते हैं कि अगर किसी का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब यहाँ पे रेशियो पीएन अपॉन एनआर जो है दैट इज इक्वल टू पीएम अपॉन एमक्यू आ गया। अगर ये रेशियो इक्वल आया तो फिर हम रीजन में क्या लिखेंगे, जो रीजन था ना वो रीजन ये है। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यस इधर आएगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी की मदद से अब हम बोल सकते हैं यस ये जो लाइन एनएम है वो क्या है, आरक्यू को पैरेलल है। यस एनएम is parallel to RQ. So this is the question of converse of BPT जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं 2 से 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए आते हैं, 3 तो नहीं। समझ में आया कब आप BPT यूज करोगे और कब आप कन्वर्स ऑफ BPT यूज करोगे। वेरी गुड। वैसे ही अभी हम 2 क्वेश्चंस लेंगे और जिसमें हम समझेंगे कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कब यूज करने का और कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कब यूज करने का। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है इन ट्राइंगल MNP, ये पूरा हमारा ट्राइंगल है MNP। यहाँ पे क्या दिया, देखो ध्यान से देखना, ये जो NQ है ना, ये जो NQ वो क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल N का।
ये क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल एन का। मतलब ये जो एन क्यू है वो क्या कर रहा है, एंगल एन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब भी एक रे है और वो एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में यूज होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मतलब एंगल इज ऑलरेडी बाइसेक्ट, मतलब एंगल पहले से ही बढ़ गया है, पहले ही उसके टुकड़े हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया देखो, एन क्यू जो है दैट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, और हमको कुछ वैल्यूज दिए रहेंगे ऑब्वियसली, जैसे एम एन हमको दिया है 5, पी एन हमको दिया है 7, एम क्यू हमको दिया है 2.5, एंड ऑब्वियसली हमको ये वाला जो साइड है वो निकालने बोलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कब यूज करने का, जब एक रे है वो एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ऑलरेडी बाइसेक्ट है, एंगल ऑलरेडी बाइसेक्ट है, तब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो रे है ये रे क्या करता है, दिस रे divide this side in the ratio of the remaining two side। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे समझना, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आई नो ये सब आपको पता है कि क्या होगा हमारा रेशियो, ये जो हमारा रे है वो क्या करेगा, इस साइड को क्या कर देगा, इस साइड को रेशियो में डिवाइड कर देगा, और वो रेशियो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। रिमेनिंग टू साइड हमारे कौन से हैं, रिमेनिंग टू साइड है हमारे ये और ये। ठीक है, इसका मतलब हमको यहाँ पे रेशियो मिलेगा, रेशियो क्या मिलेगा, एम क्यू अपॉन क्यू पी जो होगा दैट इज इक्वल टू एम एन अपॉन पी एन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये साइड का रेशियो लेंगे दैट इज एम क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ऐसे लिखोगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ज्योमेट्री में रीजन बहुत जरूरी होता है, तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम बोल देंगे कि एम क्यू अपॉन, देखो ध्यान से देखना, एम क्यू अपॉन क्यू पी, एम क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू, अगर आपने यहां से शुरुआत की है ना तो आप यहां से शुरुआत करना, इसके साइड वाले से शुरुआत करना, दैट इज इक्वल टू एम एन अपॉन पी एन। ठीक है, दिस इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी हम वैल्यूज को पुट करते हैं, तो एम क्यू कितना है, एम क्यू है 2.5 अपॉन, यहाँ पे देखो क्यूपी तो फाइंड करना है तो क्यूपी इधर ही ऐसे ही रहेगा, एम एन कितना है, एम एन है 5 अपॉन पी एन कितना है, पी एन है 7। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी बस इसको सॉल्व कर दो, जैसे कि आप इन दोनों को क्रॉस करके सॉल्व करोगे तो 2.5 इंटू 7 हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, क्यूपी इंटू 5। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2.5 इंटू 7 करेंगे तो 7 5 क्या हो जाएगा 35, एंड 7 2 14, 15 16 17, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो 175, और ये जो मल्टीप्लाई में 5 है वो डिवाइड में आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू क्यूपी। तो अभी डिवाइड करेंगे अगर 5 को 17.5 से, तो 5 3 हो जाएगा 15, और यहाँ पे 3 बचा, पॉइंट है तो पहले पॉइंट लगा दो, और यहाँ पे आ जाएगा 5, तो यानी कि 5 7 हो जाएगा 35। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3.7 इज इक्वल टू क्यूपी। तो देयरफॉर क्यूपी का आंसर कितना आया, क्यूपी का आंसर आया 3.7। ठीक है, क्लियर हो गया। 3.7 मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ओ हाँ ऑब्वियसली गड़बड़ लग रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो ये 25 है, एंड यहाँ पे 5 5 क्या हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा 25। तो 3.7 बहुत अजीब नंबर आया, वो समझ में आ गया मुझे, तो यहाँ पे 5 आएगा, सॉरी 5 आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर क्यूपी का आंसर आ गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब यहाँ से मुझे क्या बताना है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कब यूज करने का, यस वेरी गुड, जब आपको दिया रहेगा कि ये एक रे है, ये रे क्या कर रहा है, इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे बिंदी बिंदी दिख रहा है ना, ये डॉट डॉट का मतलब है कि एंगल बाइसेक्ट हो चुका है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सेज दैट कि ये जो रे है वो क्या करेगा, इस साइड को एक रेशियो में डिवाइड करेगा, और वो रेशियो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। रिमेनिंग टू साइड है ये दोनों। ठीक है, क्लियर हो गया किसका रेशियो लेना है। एंड नाउ लेट अस मूव टू कि कैसे पता चलेगा कि कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करना है। तो यहाँ पे देखो, जब हमसे पूछते हैं, देखो यहाँ पे अगर देखोगे कि नीचे कुछ ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और कुछ लाइन के लेंथ दिए हुए हैं, हमको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर, जैसे ये एक क्वेश्चन लो, कोई भी एक, चलो सेकंड वन क्वेश्चन लेते हैं, तो क्या बोला है, आइडेंटिफाई करो कि क्या ये जो फिगर है उसमें ये जो रे पीएम है, ये जो रे पीएम है,
क्या वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल क्यूपीआर को? क्या ये जो रे पीएम है, ध्यान से सुनो, आइडेंटिफाई करने बोला है हमको, दिया नहीं है, आइडेंटिफाई करो कि क्या ये रे पीएम एंगल क्यूपीआर, मतलब ये एंगल ना, ये एंगल की बात हो रही है, तो क्या ये जो रे है वो इस एंगल क्यूपीआर को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ। तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये रे पीएम इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब हमसे पूछते हैं इसका मतलब कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगा। अब कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे रेशियोज। जैसे कि हम क्या करेंगे, जैसे कि ये और ये, जैसे कि पी आरएम और एमक्यू, आरएम और MQ, इसका रेशियो देखेंगे क्या आ रहा है। अगर वो दैट इज इक्वल टू क्या आता है, RP अपॉन PQ के इक्वल आता है, RP अपॉन PQ के इक्वल आ गया, मतलब ये दोनों रेशियो अगर इक्वल आ गए, इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यस ये रे PM जो है उस एंगल P को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बट अगर ये रेशियो इक्वल नहीं आए, मतलब कि ये जो रे है वो इस एंगल को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। तो किसका रेशियो निकालना है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे RM अपॉन MQ का रेशियो निकालेंगे पहले, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे RM अपॉन MQ, सारे वैल्यूज अच्छे से है हमारे पास। तो RM है 6 और MQ है 8। अब इसको रिड्यूस करो, इसको देखो कि ये कोई टेबल से डिवाइड होगा कि नहीं। यस, 2 3 जा 2 4 जा, तो रेशियो कितना आया 3/4। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अभी हम कौन सा रेशियो निकालेंगे, देखो जब हमने RM पहले स्टार्टिंग में RM और नीचे MQ लिखा ना, तो तब हम लोग फिर दूसरा रेशियो निकालेंगे, तो उसके ऊपर हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे RP अपॉन PQ लिखेंगे, ठीक है। तो RP अपॉन PQ इसका रेशियो निकालते हैं। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 7/10। क्या होगा ये 7/10। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 7/10 कोई भी टेबल में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमको क्या मिल रहा है, अरे बाबा ये दोनों का तो रेशियो अलग अलग आया है। एक आया है 3/4, दूसरा आया है 7/10। अगर मतलब इसका जो राइट हैंड साइड है वो सेम नहीं है, इसका मतलब कि ये दोनों रेशियो सेम नहीं है। अगर ये दोनों रेशियो सेम नहीं है, इसका मतलब देयरफॉर हम लोग लिखेंगे, रीजन बहुत कंपलसरी होता है, देयरफॉर हम लोग रीजन लिखेंगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वी विल से कि ये जो रे PM है दैट इज नॉट अ बाइसेक्टर, नॉट ये जो रे PM है वो इस एंगल P को बाइसेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, रे PM इज नॉट अ बाइसेक्टर। ओके, तो ध्यान से करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको बस समझना है कि कैसे कहां पे क्या यूज होता है, कब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगा, कब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं लास्ट प्रैक्टिस सेट 1.2 के लास्ट कॉन्सेप्ट से, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल। ये तो बहुत इजी है, ये तो सबका फेवरेट भी है। व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल? देखो नाम से ही समझ जाओ कि यहाँ पे 3 लाइंस हो गए, वो पैरेलल हो गए। AB इज पैरेलल टू PQ एंड दैट इज पैरेलल टू DC। तो यहाँ पे 3 लाइंस पैरेलल हो गए और हमारे 2 ट्रांसवर्सल हो गए। तो ये और ये क्या है, हमारे दोनों ट्रांसवर्सल है। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल क्या बोलता है कि यहाँ पे रेशियोज मिलता है, हर जगह रेशियोज मिल रहा है, BPT में भी रेशियोज मिल रहा है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में भी रेशियोज मिल रहा है, यहाँ पे भी रेशियोज मिल रहा है, पूरे ये कॉन्सेप्ट ही रेशियो से भरे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा कि ये जो ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल T1 है, ये ट्रांसवर्सल T2 है। तो ट्रांसवर्सल 1 के ऊपर ये जो इंटरसेप्ट्स बने हैं, इंटरसेप्ट्स मतलब ट्रांसवर्सल के टुकड़े, तो ये जो दोनों टुकड़े हैं इनका जो रेशियो होगा AP अपॉन PD दैट इज इक्वल टू ट्रांसवर्सल 2 के ऊपर भी देखो एक टुकड़े बने हुए हैं 2, तो इनका रेशियो और इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा हमारा प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल ने बोला है। अब आपको लगेगा मिस ये तो BPT की तरह ही लग रहा है। हाँ BPT की तरह ही है, बट ध्यान रखना इसमें BPT नहीं यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि BPT एक ट्राइंगल में यूज होता है। क्या यहाँ पे एक ट्राइंगल है? ट्राइंगल में पता है ना आपको, ट्राइंगल में 3 ही साइड होते हैं। दिस इज नॉट ट्राइंगल, दिस इज ट्रेपेजियम, दिस इज क्वाड्रिलेटरल। तो है ना, बहुत बच्चे ये बोलते हैं मिस इसका रीजन हम लोग BPT क्यों नहीं लिख सकते? अरे BPT एक ट्राइंगल में अप्लाई होता है एंड दिस इज नॉट ट्राइंगल, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, भले ही ये BPT की तरह दिख रहा है बट दिस इज नॉट अ BPT। तो AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। और सबसे अच्छी बात है इसका कन्वर्स नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा। यस, 3 लाइन पैरेलल है, 2 ट्रांसवर्सल है, मतलब समझ जाओ प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल लगेगा। तो यहाँ पे देखो ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है, यहाँ पे हमको दिया है AB इज पैरेलल टू PQ इज पैरेलल टू DC। सो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल वी कैन से AP, यहाँ पे लिखेंगे AP अपॉन PD
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, अभी वैल्यूज को पुट करना है एंड वी विल गेट द आंसर। तो जरा देखते हैं क्या दिया, एपी दिया है हमको 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 अपॉन पीडी कितना दिया है, पीडी देखो 12 दिया है तो 12, बीक्यू कितना दिया है, बीक्यू आई थिंक हमको फाइंड करना है, ये देखो बीक्यू हमको फाइंड करना है और QC हमको दिया है 14। ठीक है, BQ फाइंड करना है और QC हमको दिया है 14, तो BQ ओके BQ फाइंड करना है और QC दिया हमको 14। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि ये वाला रेशियो तो आप मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेट्स सी कि कितने बच्चे इसका आंसर राइट दे पाते हैं, देखना चाहती हूँ कि आपका कैलकुलेशन कैसा है। ठीक है, ये तो बड़ा इजी था। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 का कॉन्सेप्ट। नाउ लेट अस मूव टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.3। एंड एज यू ऑल नो 1.3 में हम देखते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स मतलब आपको पता ही होगा, सिमिलर ट्राइंगल्स मतलब जिनका शेप सेम होता है, इनका शेप तो सेम है बट इनकी साइज जो है वो अलग है। ठीक है, साइज जो है वो सेम हो भी सकती है, नहीं भी सेम हो सकती है, तो साइज मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम। तो वैसे ट्राइंगल को हम सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं। सिमिलर ट्राइंगल की क्या खूबी होती है कि उनके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और उनके तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ये चीजें आपको सिमिलर ट्राइंगल में देखने मिलेगी। क्या मिलेगी, उनके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और ए बी बोल रही सॉरी, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। तो इनके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और इनके तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जब निकालोगे वो इक्वल आएगा। जैसे ए बी अपॉन डी ई का जो रेशियो निकालोगे, बी सी अपॉन ई एफ का जो रेशियो निकालोगे, और ए सी अपॉन डी एफ का जो रेशियो निकालोगे वो आपको इक्वल मिलेगा। और जब भी दो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उसको हम ये नोटेशन से लिखते हैं। ये वाला हमारा जो नोटेशन है वो सिमिलर का है। क्लियर हो गया। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट 1.3 में हमको है ना दो ट्राइंगल को सिमिलर बताना होगा और कुछ वैल्यूज वगैरह होंगे वो निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास दो ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो हमारे पास वैसे देखा जाए तो 3 टेस्ट है सिमिलैरिटी के, क्योंकि मैं मानती हूं कि ये जो एंगल 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 टेस्ट और एंगल एंगल टेस्ट को मैं एक ही में कंसिडर करती हूँ। तो देयर आर 3 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। नंबर 1 है हमारा एंगल 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 टेस्ट, और वी कैन ऑल्सो से एंगल एंगल टेस्ट, जो मोस्टली बहुत ज्यादा यूज होता है। सेकेंड टेस्ट है हमारा साइड एंगल साइड टेस्ट, एंड थर्ड टेस्ट है हमारा साइड 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 टेस्ट। ओके, तो ये 3 टेस्ट है सिमिलैरिटी के। अब कैसे ये काम आते हैं टेस्ट, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम आते हैं, चलो देखते हैं। जैसे एक बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन लेते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है हमको, इन द अबाउ फिगर हमको क्या दिया है कि ये जो सेगमेंट AC है और ये जो सेगमेंट BD है वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट P। ठीक है, और हमको गिवन में देखो क्या दिया है, गिवन में हमको दिया है एन, यहाँ पे बोला है कि AP अपॉन CP इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू BP अपॉन PD या DP। ओके, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे AP और PC का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, BP और DP का रेशियो। देन प्रूव दैट, हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल फॉर्म हुए हैं ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। ओके, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल आपको क्या दिख रहा है, ये रहा, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल हमारा कौन सा है, ऑब्वियसली ये वाला। अब ये ना जब भी हम दो ट्राइंगल को सिमिलर बताते हैं ना, तो यहाँ पे ऑर्डर जो है ना, ट्राइंगल का जो ऑर्डर हमको लिखना है ना, वो बहुत बहुत जरूरी होता है, और सही ऑर्डर में लिखने का। जैसे कि हम लोग ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले इनका नाम लिखना पड़ता है। तो पहले ट्राइंगल का अगर नाम हमने मानो लिखा APB, क्या लिखा, फर्स्ट हमने शुरुआत की A से, ध्यान रखना। तो इन ट्राइंगल APB, तो दूसरे ट्राइंगल का नाम हम कहां से स्टार्ट करेंगे, तो D से बिल्कुल भी स्टार्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पे A का कनेक्शन जो है ना, ये जो A का कनेक्शन है ना, वो दूसरे ट्राइंगल में C के साथ है। क्योंकि याद है आपको AP अपॉन PC का रेशियो इक्वल लिखा है, मतलब ये जो ट्राइंगल है इसकी ये वाली साइड और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड बनेंगे। तो यानी कि यहाँ पे अगर हमने ट्राइंगल का नाम A से स्टार्ट किया तो वहां से C से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें है ना, हमको है ना हमारे छोटे छोटे मार्क्स गवा देगी। तो हमने अगर पहले ट्राइंगल का नाम APB लिखा है तो दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखेंगे हम लोग CPD, P बीच में ही रहेगा।
ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा CPD। तो एक बार जब हम ट्राइंगल का नाम लिख लेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीजें हमको दिख रही है। अब है ना बहुत बच्चे है ना यहाँ पे ना गलत कंफ्यूजन में रहते हैं, वो सोचते हैं अरे ये दोनों लाइन हो गए हमारे पैरेलल, ये हमारा एंगल और ये एंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल है, और एक एंगल ये ले लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल और बोल देते हैं कि एंगल एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और यहाँ पे ये फंस जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके माइंड में ना ये सेट होता है कि अरे ये दोनों लाइन तो पैरेलल है ही, बट जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं बोला गया है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है ही नहीं तो आप कौन से हक से बोल सकते हो कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए? बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं कब? व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, बट हियर इट इज नॉट पैरेलल। तो ये एंगल एंगल टेस्ट से तो बिल्कुल भी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। पहले वो भ्रम्स वो दिमाग से ही निकाल दो, क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है। अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे तो यहाँ पे दिया है कि ये जो AP अपॉन PC का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू BP अपॉन DP का रेशियो, ये गिवन है। तो अब ये लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि ये जो दोनों ट्राइंगल है इनके दो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है ना वो क्या है, इक्वल है। ये ऑलरेडी गिवन है। कहां से आया भाई? गिवन है। अब हम क्या बोले? और एक चीज हमको चाहिए, टोटल 3 चीजें चाहिए अगर दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने हैं तो। अब हमारे पास है यस, ये देखो जब भी क्रॉस बनता है ना, क्रॉस जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं ना, क्रॉस बनता है ना, तब वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, वो बचपन से ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब बन गए थे ना तब से ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यानी कि एंगल APB हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? एंगल CPD। ठीक है, CPD। और यहाँ पे रीजन में आप लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखना, कॉमन एंगल बिल्कुल भी मत लिखना। आपको क्या लगता है अरे लेटर P दिख रहा है, दोनों ट्राइंगल में लेटर P है तो चलो ना लिख दो, नहीं ऐसे नहीं होता है, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो देखो यहाँ पे क्या समझ में आया हमको, वर्टिकली अपोजिट साइड लिख रही थी मैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ, तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि यहाँ पे दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है और उनके बीच का एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हो गए बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, है ना। कब यूज करते हैं साइड एंगल साइड टेस्ट? जब दो ट्राइंगल के दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, जैसे ये साइड और ये साइड का रेशियो और ये साइड और ये साइड का रेशियो इक्वल था, और उनके बीच में जो एंगल आ रहा है, वो दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है वो कॉन्ग्रुएंट है। मतलब वी कैन से बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, यस ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। एंड ये हो गया हमारा क्वेश्चन। वेरी इजी, यस और नो? यस। चलो अब ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका था, तो जरा देखते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। क्या दिया है देखो, इन ट्राइंगल ABC, आई होप टाइम कितना हो रहा है वो देखना है। हाँ, टाइम थोड़ा जल्दी भाग रहा है, विद इन 1 आवर हम कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट करें, ठीक है। और आप 1.5x की स्पीड में देखोगे तो ऑब्वियसली वो 45 मिनट्स के अंडर कवर हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं क्या दिया। इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल ABC है, यहाँ पे क्या दिया, ये जो AP है वो परपेंडिकुलर है किसको, BC को, यस ऑब्वियसली दिख रहा है। उसके बाद ये जो BQ है वो परपेंडिकुलर है किसको, AC को, ठीक है, गिवन है ये सब। अब हमको क्या शो करना है, जरा देखो शो क्या करना है कि ट्राइंगल CPA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB, ये प्रूव करना है। और उसके बाद हमको बोला है कि AP अगर 7 है, BQ अगर 8 है, BC अगर 12 है, तो चलो AC फाइंड करो। ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है और ये बड़ा इजी है। पहले हम है ना ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा देते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। पहले ये देख लो कि ये दोनों ट्राइंगल भाई है कहाँ छुपे हुए हैं ये। तो इन ट्राइंगल CPA, मतलब ये वाला ट्राइंगल CPA, देखना अच्छे से देखना, फिर बोलना मत मैंने बताया नहीं, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। CPA देखा, एंड ट्राइंगल CQB कहां पर है जरा देख लो, मैं दूसरा कलर लेती हूँ। हाँ, CQB मतलब ये वाला ट्राइंगल, देख रहे हो? हाँ, ये वाला ट्राइंगल। तो इन लोग ने ना वर्टाइसेस का नाम ऑर्डर में ही लिखा है, तो हमको टेंशन लेना नहीं है। इन ट्राइंगल CPA यानी कि ग्रीन कलर का ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल क्या लिखेंगे, एंड ट्राइंगल CQB, ठीक है। तो CPA एंड CQB, जैसे इधर मुझे सामने से दिख रहा है कि जो ट्राइंगल CPA है, मतलब जो हमारा ग्रीन कलर का ये ट्राइंगल है, इसमें क्या है, ये जो एंगल P है ना वो 90 डिग्री है। तो एंगल P क्या है हमारा, 90 डिग्री है। और जो हमारा ट्राइंगल CQB है ना उसमें एंगल Q 90 डिग्री है। इसलिए तो देखो P और Q को सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है क्योंकि उनमें ईच दे आर 90। तो हम लिख सकते हैं एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB, और रीजन में आएगा ईच 90 डिग्री।
अब एक और एंगल की तलाश है, क्योंकि साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो कहीं से भी कोई इक्वल नहीं नजर आ रहा है हमको, एक और एंगल चाहिए। अगर एक और एंगल मिल गया तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये जो एंगल सी है, यस यस यस, आपने सही सोचा था, एकदम बढ़िया सोचा था, यस ये एंगल सी, देखो ये जो एंगल है वो ग्रीन कलर के ट्रायंगल में भी है, और यहाँ पे देखो ये जो है वो इस वाले ट्रायंगल में भी है, स्काई ब्लू कलर के ट्रायंगल में भी है। मतलब ये जो एंगल है ना वो एज अ कॉमन एंगल एक्ट कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, रीजन होगा दिस इज द कॉमन एंगल। अगर एक बार ये दोनों ट्राइंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए तो वी कैन कंक्लूड यस ट्राइंगल सीपीए जो है ये सिमिलर हो जाएगा किसको, ट्राइंगल सीक्यूबी को, और रीजन होगा बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। जब एक बार ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। और वो क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ वैल्यूज दी है और उस वैल्यू में से हमको AC निकालना है। अगर आपको इतना ही क्वेश्चन दिया होता ना तो ये हमारा खत्म हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी है और कुछ फाइंड करने हैं, तो हम क्या बोलेंगे, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग साइड लिखो CP अपॉन क्या हो जाएगा CQ इज इक्वल टू क्या होगा PA अपॉन QB। ओके, तो PA अपॉन QB एंड दैट इज इक्वल टू CA अपॉन CB। तो क्या लिखेंगे, CA अपॉन CB। रीजन में क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे, अभी यहाँ पे देखो ये तीन रेशियोज होते हैं बट तीनों में से कोई दो ही काम के हैं। जैसे कि AP किस में आ रहा है, AP ये आ रहा है, और BQ किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, और BC किधर है, BC इधर है, और CA ऑब्वियसली ये फाइंड करना है। तो ये रेशियो कुछ काम का नहीं है, तो इसको बाजू में कर देते हैं और अभी हम यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हाँ इसको थोड़ा सा कॉपी करके पेस्ट करके हम यहाँ पे लिखते हैं। तो अब देखना, अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे। AP कितना है, AP बोलो PA बोलो एक ही बात है, अपॉन BQ कितना है 8 है, CA कितना है पता नहीं, वो फाइंड करना है। CA बोलो या AC बोलो, AC लिख दिया क्योंकि AC है, और BC कितना है 12 है। अब बस सॉल्व कर दो, तो ये 7/8 है, 7/8 है, ये डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू हमको AC मिल जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ओके, एंड 7 3 ज़ा क्या होगा, 7 3 ज़ा हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू AC। 21 डिवाइड बाई 2 का मतलब होता है 21 का हाफ करना। तो 21 का जब आप हाफ करोगे, जैसे 2 10 ज़ा कितना हो जाएगा 20, 1 बचेगा, एक्स्ट्रा 0 लेके तो पॉइंट और 5, यानी कि 10.5 इज द आंसर। तो देखो कितना इजी हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, वेरी इजी। चलो, अब ये ट्रेपेजियम का क्वेश्चन है जो मैं आपको एज अ होमवर्क के लिए दे रही हूँ, और मैं ऐसी चीजें होमवर्क के लिए देती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं ऐसे टाइम पास नहीं करती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बस एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ कि आप ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आया ना, मतलब समझ जाना वहां पे आपको दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल को आप सिमिलर दिखाओगे एंड ऑब्वियसली ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। मैं बता देती हूँ क्यों, क्योंकि नंबर 1 ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और उसके बाद क्योंकि ट्रेपेजियम के ये जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड है वो पैरेलल होता है, तो ये दोनों पैरेलल हो गया और ये ट्रांसवर्सल होगा, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बिकॉज अल्टरनेट एंगल। तो बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब एक बार ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, और उसमें आपको क्या करना रहेगा, ये प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव दिस, और ये दोनों चीज गिवन है। AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AP, AS इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AQ, ये दोनों गिवन है, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे, मुझे अभी के अभी, आपको अगर नहीं भी आता है ना तो प्लीज आप कहीं से देखो और करो, क्योंकि ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं ये आपके हवाले छोड़ना चाहती हूँ। ओके, और जैसे ही ये हो जाएगा मुझे कमेंट में बताना, यस मैम हमने वो ट्रेपेजियम का क्वेश्चन कर लिया है। मैं सच बोल रही हूँ, मैं आपको रिप्लाई करूंगी, कमेंट में रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3। लेट अस मूव टू प्रैक्टिस सेट 1.4 विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, क्योंकि मैं इसका सबूत देना चाहती हूँ। इस प्रैक्टिस सेट से इतने सारे क्वेश्चन आते हैं बट मुझे पता नहीं है बच्चे गलती क्यों करते हैं। ये इतनी ज्यादा, मतलब ये देखो, ये क्वेश्चन और कौन सा क्वेश्चन, रुको रे, ये क्वेश्चन, माय गॉड, ये मतलब कि मेजॉरिटी MCQs इसी प्रैक्टिस सेट से आते हैं। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों है कि ये बच्चे गलत करते क्यों है यार, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स के ऊपर है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मैं बता देती हूँ, बहुत ही सिंपल है कि अगर मान लो दो ट्राइंगल सिमिलर है तो ये प्रैक्टिस सेट और जो 1.1 वाला प्रैक्टिस सेट है ना, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो वो कंफ्यूज मत हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है और उनके एरियाज का रेशियो
अगर चल रहा है, मतलब समझ जाओ कि ये 1.4 का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 1.1 में सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट पैदा ही नहीं हुआ था, 1.3 में पैदा हुआ है, राइट। तो 1.3 में पैदा हुआ है तो वो अभी आगे आगे कंटिन्यू में पार्ट लेगा ना वो। तो 1.4 में जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, ध्यान से सुनो, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल 1 है और मान लो ये ट्राइंगल 2 है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये कॉन्सेप्ट हमको बोलता है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ये स्क्वायर जो है ना वो बहुत बच्चे लिखते नहीं है, पता नहीं, भूल जाते हैं क्या होता है, उनको क्या सोचते हैं, आई डोंट नो, बट ये एक शॉर्टकट तरीका है जो मैंने आपको बता दिया। क्या कि जब भी और ये चीज आप तब भी यूज कर सकते हो जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो, वरना आप ये नहीं लिख सकते, ठीक है। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके एरियाज का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ओके, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं थांबा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ, देखो सिमिलर, देखो वो आ गया, कौन आ गया, सिमिलर वर्ड आ गया ना। तो द रेशियो ऑफ सिमिलर साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, अरे सॉरी क्या बोल रही हूँ, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, मतलब क्या बोला है कि दो ट्राइंगल है और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि बोला हुआ है, और हमको क्या दिया है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया है, मतलब कि S1/S2 हम ले लेते हैं करस्पॉन्डिंग साइड, और इनका रेशियो क्या दिया है, दैट इज 3/5, ठीक है। अच्छा, मतलब कि पहला ट्राइंगल छोटा है और बड़ा, दूसरा ट्राइंगल बड़ा है, क्योंकि रेशियो में देखो पहले ऊपर छोटा नंबर आया है और सेकेंड नंबर बड़ा है, तो वो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमको क्या दिया है कि S1 एंड S2 यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया है 3/5। हमको क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो यानी कि हमको क्या निकालना है, A1/A2, एरियाज का रेशियो निकालना है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो पहले आप लेट ले लो, लेट A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स एंड S1 एंड S2 बी देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का रीजन क्या होगा, तो हम लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ, रीजन याद कर लो, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। तो ये जो हमारा थ्योरम है वो क्या बोलता है हमको कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। अब ये स्क्वायर वर्ड बहुत जरूरी होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे A1 और A2 का रेशियो निकालना है, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे S1/S2 क्या है हमारे पास 3/5 है, तो मतलब कि S1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3, तो 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर भूलना मत, 3 का स्क्वायर अपॉन S2 क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिख दो, और जब सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 5 का स्क्वायर हुआ 25। बस यही आंसर है कि वो जो दोनों ट्राइंगल्स है उनके एरियाज का जो रेशियो है दैट इज 9/25। वेरी इजी पीजी हो गया कि नहीं हो गया, बोलो वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया देखो, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है, अगेन ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और यहाँ पे कुछ कंडीशन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं ले रही हूँ, भले मेरा टाइम इंक्रीज हो रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये क्वेश्चन कराना है आपको। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है और हमको क्या दिया है 9 टाइम्स, मल्टीप्लाई मतलब टाइम्स, 9 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, और हमको बोला है QR 20 है, तो चलो MN निकालो। और अगर आप नोटिस करोगे तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो QR है और ये जो MN है ये करस्पॉन्डिंग साइड ही है, तो मतलब कि यहाँ पे क्या दिया देखो, दो ट्राइंगल सिमिलर है और उनके एरियाज का कुछ कंडीशन दिया है और उनके करस्पॉन्डिंग साइड भी है बाजू में, मतलब एरियाज करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर, मतलब समझ रहे हो, हाँ वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। पहले ये जो कंडीशन है ना, यहाँ से हम एरियाज का रेशियो निकालेंगे, तो इसको मैंने नीचे लिख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एरिया वाले चीज है ना उसको एक तरफ कर देंगे और नंबर वाले जो है ना वो दूसरी तरफ कर देंगे। तो चलो करते हैं, तो पहले यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR था तो वो पहले लिख दो, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 16 पहले है तो 16 को पहले लिखो और ये 9 नीचे आ जाएगा। तो ध्यान से शिफ्टिंग करना, तो ये हमको क्या मिल गया, ये दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दो। अब हमारे पास क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का नाम लिखो, क्या है कॉन्सेप्ट का नाम, देयरफॉर वी विल से बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये कॉन्सेप्ट ने हमको सिखाया है कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का जो रेशियो होगा, मतलब यही ना, उनके एरियाज का जो रेशियो होगा
इनके एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। अब कौन से करस्पॉन्डिंग साइड लोगे, जिसकी यहाँ पे बातें चल रही है, कौन, क्यू आर और एल एम, सॉरी क्यू आर और एम एन। तो क्यू आर है तो इसके बाजू में क्यू आर लिखो, यहाँ पे एम एन इसकी साइड है तो इसके बाजू में एम एन लिख दो। तो क्यू आर स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर। अब वैल्यूज को पुट करो, जैसे कि एरियाज का रेशियो हमको दिया है 16/9, तो 16/9 ओके, दैट इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो क्यू आर हमको दिया हुआ है वो 20 दिया है, तो 20 का स्क्वायर होगा, और एम एन पता नहीं है तो क्यू आर क्या है 20 है, तो यहाँ पे लिखो 20 का स्क्वायर, और एम एन हमको पता नहीं है तो एम एन ऐसे ही रहेगा। क्लियर हुआ इतना? अब बस सॉल्व करना है आपको, थोड़ा पेशेंस रख के सॉल्व करेंगे, बट है ना रुक जाओ, जब भी आपको यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, अभी यहाँ पे पूरा सॉल्व करना है, एम एन की वैल्यू निकालनी है। एम एन की वैल्यू कब निकलेगी, जब ये स्क्वायर हटेगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन उससे पहले देखो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 20/mn द होल स्क्वायर। और है ना, कैसे पता चलता है कि स्क्वायर रूट लेना है कि नहीं लेना है, सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे देखो ये जो नंबर्स है ना, दोनों नंबर्स, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया तो व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 होगा 4, एंड व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाएगा 3, इज इक्वल टू ये और ये हो गया कैंसिल, तो बचेगा क्या यहाँ पे 20/mn। अब mn जो है ना वो खुला हो गया है, उसके पास स्क्वायर भी नहीं है, वो खुला हो गया है, तो अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 इंटू ये डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 3 करेंगे, 20 इंटू 3 ओके। तो mn की वैल्यू क्या हो जाएगी, mn इज इक्वल टू 23 सा हो जाएगा 60, और ये जो 4 है वो डिवाइड में आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर दो और mn की वैल्यू आपको मिल जाएगी, वेरी इजी है ना। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचेगा, 4 5 जा 20 यानी कि 15, तो यानी कि mn आ गया हमारा 15, वेरी इजी हो गया ना, तो बहुत ही इजी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, इसमें से भी मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देना चाहती हूँ, वो ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस एक्सप्लेन कर देती हूँ, द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब दो, देखो सिमिलर वर्ड आया ना, मतलब समझ जाना, और यहाँ पे एरियाज भी है, तो एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स मतलब मान लेते हैं कि ये हो गया, एरियाज दिया है हमको, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज दिए हैं, A1 और A2 की वैल्यूज दी हुई है, ओके। तो हमने ले लिया, लेट A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ बिगर एंड स्मॉलर ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली। ऑब्वियसली जो बिगर एरिया है वो बिगर ट्राइंगल को जाएगा, तो A1 हमारा बिगर लिया है हमने, तो ये हो जाएगा 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड A2 इज द एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, वो दिया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमको क्या बोला, इफ द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, then find the corresponding sides of bigger triangle। तो हम क्या लेंगे, let S1 and S2 be the corresponding side of bigger and smaller triangle respectively। Always remember कि हमने यहाँ पे जो पहली चीज ली है वो बिगर के लिए ली है, तो S1 जो होगा वो बिगर ट्राइंगल का साइड होगा, और S2 जो होगा वो स्मॉलर ट्राइंगल का साइड होगा। तो मतलब कि स्मॉलर ट्राइंगल का साइड 12 सेंटीमीटर है, और 12 सेंटीमीटर S2 होगा, क्योंकि S2 गोज फॉर स्मॉलर ट्राइंगल। एंड हमको क्या फाइंड करना है कि इसके करस्पॉन्डिंग में जो साइड है बिगर ट्राइंगल की, जिसका नाम लिया है S1, वो क्वेश्चन मार्क है। तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो मैं यहाँ पे आपको एक हिंट दे देती हूँ, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। बस ये वाला आप यूज करोगे, A1 की जगह पे 225 पुट करोगे, A2 की जगह पे 81 पुट करोगे, S1 पता नहीं है, S2 12 होगा, अच्छा स्क्वायर भूल गई थी मैं यहाँ पे, सॉरी, हाँ S2 12 होगा, एंड सेम मैं डिक्टो बोल रही हूँ, सेम ऐसा ही करना है आपको, यहाँ पे भी आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट लेके मुझे जल्दी से जल्दी S1 की वैल्यू चाहिए बाबा, कमेंट में चाहिए, अभी के अभी, जितने भी होमवर्क दिए मुझे अभी के अभी करके दिखा। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने पूरी जान लगा दी है, पूरे कॉन्सेप्ट्स बता दिए, और कुछ PYQs के क्वेश्चंस भी लिए। और अभी अगर आपका ये पूरा वन शॉट देख के हो ही गया है ना, तो ये लो ना, PYQs में दे रही हूँ ना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही है ना, करो ना इसको सॉल्व, कौन रोक रहा है, कौन टोक रहा है, जल्दी करो चलो। और हैंड रिटन नोट्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और ये वीडियोस को जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि महाराष्ट्र के हर बच्चों के पास ये वीडियो जाना चाहिए, और वो ये फ्री जो यहाँ पे फ्री वन शॉट वीडियोस चल रहे हैं उनका पूरा फायदा उठाएंगे। ओके, टारगेट है महाराष्ट्र के हर बच्चों तक ये वीडियो जाना चाहिए। कम ऑन, फुलफिल दिस टारगेट। आई विल सी यू टुमारो, और जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। सी यू टुमारो, बाय एंड टेक केयर।